जय हिंद दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि यूपीएससी के मेंस के फर्स्ट पेपर की इंडियन सोसाइटी से जुड़ी होगी। यह पूरी तरह हिंदी मीडियम की होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इंडियन सोसाइटी जो भारतीय समाज का जो पेपर फर्स्ट में सिलेबस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सिलेबस में हमारे टोटल 8 टॉपिक मेंशन है। तो पहला टॉपिक है आपका भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, मतलब भारतीय समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है, देखिए भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं में ये परंपरागत भारतीय समाज से लेकर के आधुनिक भारतीय समाज और आगे वैश्वीकरण के बाद यानी आर्थिक सुधार 1991 के बाद के जो भारतीय समाज है उसकी मुख्य विशेषता, मतलब कि एक ये कंप्लीट टॉपिक इसका बनेगा, उसको हमको पढ़ना है। हालांकि हम सारे टॉपिक को डिकोड करेंगे, सब टॉपिक्स में तोड़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है भारत भारत की विविधता। तो भारत की विविधता है जैसे कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, फिर लिंग्विस्ट भाषा के आधार पर जितनी भी एस्पेक्ट बनते हैं सब हम इस टॉपिक को डिकोड करके कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद है महिला एवं महिला संगठन की भूमिका। तो प्राचीन काल से लेकर के आज तक आधुनिक समाज तक महिलाओं की क्या भूमिका रही है। और पहले प्राचीन काल में जैसे महिलाओं की निम्न स्थिति थी, आज महिलाओं की स्थिति अच्छी है। तो उनको महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए महिला संगठनों की क्या क्या भूमिका थी, किन किन महिलाओं महत्वपूर्ण महिलाएं थी जिनका योगदान था, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है जनसंख्या संबंधी मुद्दे। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि तत्कालीन समय में जो जातिगत आधारित जनगणना को लेकर के जो एक विवाद खड़ा हुआ है, उससे जुड़ा ये टॉपिक है। इसमें हम जातिगत आधारित जनगणना और उसके विभिन्न एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है गरीबी विकास संबंधित मुद्दे। अब देखिए गरीब वैसे तो देखिए वैसे तो देखा जाए कि गरीबी का जो सब टॉपिक है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ता है। लेकिन यहाँ जो गरीबी का संबंध समाज शास्त्र से, इसका मतलब है कि गरीबी के कारण समाज में किस तरह का प्रभाव पड़ता है, या समाज गरीबी, या फिर कह सकते हैं कि समाज में होने वाली गतिविधियां गरीबी को किस प्रकार प्रभावित करती है, इससे जुड़े एस्पेक्ट को हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद इससे इसमें विकास भी जुड़ करके आ जाएगा। उसके बाद है शहरीकरण, उसकी समस्या और उपाय। तो देखिए आज शहरीकरण एक प्रमुख मतलब चुनौती है, क्योंकि ये चुनौती इसलिए बन जाती है क्योंकि अनियमित शहरीकरण या अनियोजित शहरीकरण, कहीं भी सड़क बन जाती है, कहीं भी घर बन जाते हैं, कहीं भी पुल, खेतों में पुल बन जाते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं, उसके बाद है ड्रेनेज प्रॉब्लम आ रही है, अति नगरीकरण वाली व्यवस्था जो आ रही है, सैटेलाइट शहरों का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मेट्रो सिटी कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये सारी विशेषताएं और इससे समस्याएं और इससे जुड़े निदान, सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। फिर है भारतीय समाज का वैश्वीकरण, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। तो वैश्वीकरण के कारण भारतीय समाज ने किस प्रकार वैश्वीकरण के कारण भारतीय समाज किस तरह प्रभावित हुआ है, इसके बारे में पढ़े। इसके अतिरिक्त जो एक हमारा टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ नहीं है, वो है सामाजिक सामाजिक सशक्तिकरण, जिसके अंतर्गत 3 सब टॉपिक आते हैं। एक आता है सांप्रदायिकता। देखिए ये जो सांप्रदायिकता है, ये हमारा धर्म से जुड़ा है। धर्म जब नकारात्मक नकारात्मक भूमिका में चला जाता है तो सांप्रदायिकता होती है। उसके बाद क्षेत्रवाद, जब आपकी क्षेत्रीय भावनाएं अति हो जाती है तो क्षेत्रवाद। और तीसरा है धर्मनिरपेक्षता। तो ये 3 टॉपिक है। इसी के साथ ये हमारा सिलेबस डिकोड हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं अपनी पहला सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय समाज की मुख्य विशेषता। तो देखिए सबसे पहले हम भारतीय समाज की मुख्य विशेषता पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि भारतीय समाज है क्या, ठीक है। तो भारतीय समाज तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आज का भारतीय समाज है, या आप कह दें कि नहीं आजादी के पहले का भारतीय समाज था, ऐसा तो है नहीं। भारतीय समाज सनातन काल से चला आ रहा है, क्योंकि भारत तो आज आधुनिक काल में भी भारत है, मध्यकालीन इतिहास में जब था तब भी भारत था, प्राचीन काल में भी भारत था। तो भारत बहुत समय से चला रहा है। तो हर समय के लोग थे तो उनका समाज था। तो ये पूरा मतलब जब से हमें ज्ञात है लेकर के आज तक का सारा समाज भारतीय समाज कहलाता है, ठीक है। तो अब अगर हम
इस भारतीय समाज को भागों में तोड़े तो हम मुख्यतः इसके 3 भाग कर सकते हैं। एक हो गया परंपरागत भारतीय समाज, जिसमें मुख्यतः प्राचीन काल और मध्यकालीन काल जुड़ जाए। उसके बाद है समकालीन या आधुनिक भारतीय समाज। यह अंग्रेजों के आगमन के बाद से शुरू होता है और अंग्रेजों के द्वारा जो पाश्चात्य संस्कृति का भारतीकरण किया गया उसके प्रभाव से जुड़ा, उसके लक्षणों से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम देखेंगे। और तीसरा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के बाद भारतीय समाज, मतलब आज जो 1991 के आर्थिक सुधार हुए थे उसके बाद का जो भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा है और जो विशेषताएं लक्षण है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका रोड मैप देखते हैं कि हम इस भारतीय समाज के टॉपिक, जो भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है, हम किस तरह इस टॉपिक को डिकोड करेंगे और पहुंचेंगे। तो देखिए, सबसे सबसे पहले हम भारतीय समाज है तो परंपरागत भारतीय समाज की विशेषता पढ़ेंगे। उसके बाद आके जैसे परंपरागत भारतीय समाज आधुनिक भारतीय समाज में कैसे बना, तो इसका जो रास्ता तय हुआ है, तो पहले परंपरागत भारतीय समाज की विशेषता पढ़ेंगे। उसके बाद परंपरागत भारतीय समाज में आधुनिक परिवर्तन कैसे हुआ और उस परिवर्तन के कारण क्या क्या रहे, कौन कौन से तत्व थे, कारक थे जो उस परिवर्तन को प्रभावी बनाए। उसके बाद आधुनिक भारतीय समाज की क्या क्या लक्षण हुए। उसके बाद अब जैसे आगे ना कि वैश्वीकरण के बाद का भारतीय समाज, तो आखिर वैश्वीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं थी जिसने भारतीय समाज के एस्पेक्टों को प्रभावित किया, ठीक है, जिसके कारण भारतीय समाज में नई विशेषताएं आई। तो ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, परंपरागत भारतीय समाज के मुख्य लक्षण। तो देखिए, सबसे पहले मुख्य लक्षण जानने से पहले हम देखेंगे कि परंपरागत भारतीय समाज आखिर कैसा समाज था, ठीक है। तो देखिए, परंपरागत, आपको मालूम है कि कोई भी समाज होता है उसमें हर हर समाज के अपने अलग अलग मूल्य होते हैं। हर समाज के जो मूल्य हैं वो अलग अलग होते हैं। मूल्य का मतलब होता है कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कोई लक्ष्य है या आदर्श है। जैसे समाज ने कहा कि समाज ने ये मान्यता बना ली कि भाई हिंसा नहीं करना है, ईमानदारी रखना है, समाज में भाईचारे के साथ रहना है, तो ये समाज के मूल्य हो जाते हैं। ये लक्ष्य हर समाज के अपने अलग अलग जो होते हैं। जनजातीय समाज के अपने अलग होते हैं और पश्चिमी समाज है जिनके अपने अलग हैं, ठीक है। तो ये जब मूल्य अधिक प्रभावी हो जाते हैं तो ये आगे चलकर बन जाते हैं सामाजिक मानदंड। अब सामाजिक मानदंड का मतलब हो जाता है कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार करने के तरीके या नियम। जब मूल्य जब थोड़ा प्रभावी हो गए तो नियम बना दिया। नियम क्या होता है, जो नियम होता है ये तरीका, ये थोड़ा कठोर होता है। मतलब समाज द्वारा इसको पालन करवाने के लिए आप दबाव स्थापित किया जाता है और अगर नहीं करते हैं तो दंड आदि की भी व्यवस्था होती है। तो समाज समाज आगे चल करके सामाजिक मानदंड भी अलग अलग होने लगे। अब आपको मालूम है कि चाहे सामाजिक मानदंड कैसे भी हो, समाज कभी स्थिर नहीं रहा। हर समाज, दुनिया का हर समाज गतिशील रहा है। वो चाहे वो समय के साथ गतिशील रहा हो, तकनीक के साथ गतिशील रहा हो, प्रकृति के साथ गतिशील रहा, तो समाज में समय समय में परिवर्तन पर्याप्त मात्रा में हुए। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो परंपरागत भारतीय समाज थे उसके क्या क्या मूल्य थे, परंपरागत भारतीय समाज के क्या क्या मूल्य थे। तो हमको समझ में आएगा कि हम आखिर जिस परंपरागत भारतीय समाज के मुख्य लक्षण की बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आखिर उसके मूल्य क्या थे जिससे वो लक्षण बना हो। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि परंपरागत भारतीय समाज जो हमारा था वो एक धर्म प्रधान समाज था। मतलब कि समाज के सारे क्रियाकलाप धर्म द्वारा आधारित होते थे, धर्म से प्रेरित होते थे। यह समाज की हर मान्यताएं धर्म से उत्पन्न होती थी और समाज का उद्देश्य ही धर्म धर्म यहाँ धर्म से मतलब नैतिकता से है। तो धर्म को पालन करवाना या धर्म स्थापित करना होता था। उसके बाद है कि हमारा जो परंपरागत भारतीय समाज था वो ईश्वर केंद्रीय समाज था। ईश्वर केंद्रीय समाज था। अब ईश्वर केंद्रीय समाज की अवधारणा जो है वो आपको मालूम है कि जो परंपरागत भारतीय समाज है वहाँ पे जब कोई भी जैसे आज आज तर्क है, विज्ञान है, उस समय तो तर्क विज्ञान था नहीं। तो जिस भी चीज का पता नहीं चलता था, कारण नहीं जान पाते थे, तो हम उसे ईश्वर से जोड़ देते थे। जैसे मान लीजिए कि परंपरागत भारतीय समाज में वर्षा होती थी तो लोग जब नहीं जान पाते थे, भाई आज जानते हैं मानसून आता है, वर्षा होती है, लेकिन उस समय जब नहीं जान पाते थे तो कह देते कि हाँ ये ईश्वर भाग वरुण देवता है जो वर्षा कराते हैं।
भाई हवा चलती है तो कह देते थे कि हाँ वो, इन सॉरी वर्षा इंद्र देवता कराते, हवा चलती थी कह देते थे कि हाँ वरुण देवता वर्षा कराते। भाई आज आज इसका वैज्ञानिक कारण हम जानते हैं। तो इसी तरह जो भी चीजें हमें नहीं, जिसका कारण नहीं पता था, ज्ञान नहीं था, उसको हम ईश्वर केंद्रित जोड़ देते थे। तो ईश्वर आता है, मतलब ईश्वर केंद्रित समाज था। उसके बाद है तीसरा जो इसका लक्षण था कि समाज में सोपानिकता थी। सोपानिकता का मतलब है कि समाज में ऊपर, मतलब ऊपर कौन रहेगा, निचले स्तर पे कौन रहेगा, इसका एक निश्चित क्रम होता था। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर सोपानिकता की बात करें तो समाज में गुरु शिष्य परंपरा का, समाज में गुरु शिष्य परंपरा चलती थी कि गुरु का ओहदा जो ऊपर होता था, शिष्य नीचे होते थे, उनके शिक्षा ग्रहण करते थे, सम्मान करते थे। उसके अलावा आपको देखते होंगे तो परिवार व्यवस्था में जाए तो पति पत्नी का सोपान चलता था, जिसमें पति को पति परमेश्वर कहते थे और पत्नी का दर्जा निम्न होता था। इसके अलावा अगर हम राज्य की बात करें तो राजा राजा और प्रजा में सोपान था कि राजा को देव की छाया, दैवी सिद्धांत से जोड़ा जाता था, उसे देवता से शक्ति देवतुल्य होता था। प्रजा उसके नीचे रहती थी, उसके आदेशों का पालन करती थी, तो सोपानिक व्यवस्था होती थी। उसके अलावा है पराधीनता समाज। पराधीनता समाज है का मतलब है कि जैसे, मतलब पराधीनता, आपको ये व्यवस्था आपको परिवार से शुरू हो जाती है। जैसे परिवार संयुक्त तो परिवार होता था, तो एक मुखिया था जिसकी आज्ञा का पालन पूरा परिवार करता था। उसके अलावा गांव में राजा हो गया तो राजा का पालन आपका पूरी प्रजा करती थी। तो एक पराधीनता समाज था कि हर आदमी किसी न किसी के अधीन रहता था। उसके अलावा जो एक व्यवस्था थी वो थी सामूहिकता। सामूहिकता मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहता था, पूरे गांव पूरा गांव मिल करके रहता था। और किसी घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो पूरे गांव की समस्या होती थी। कोई अनुष्ठानिक कार्य होना है तो पूरा गांव सम्मिलित होता था। अगर कोई सार्वजनिक निर्णय लेना है, कोई कार्यवाही है, सभा है, तो सब एक एक पूरी गांव एक पूरी इकाई के रूप में काम करती थी। तो सामूहिक व्यवस्था इसको मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया हो तो ये मैंने आपको जो बताए हैं आपको, ये थे परंपरागत भारतीय समाज के मूल्य। तो चलिए इसी के साथ ना हम आधुनिक भारतीय समाज के मूल्य समझ लेते हैं। तो आप ना परंपरागत भारतीय समाज के मूल्य और आधुनिक भारतीय समाज के मूल्यों को अंतर करना समझ जाएंगे, तो आपको फिर परंपरागत भारतीय समाज और आधुनिक भारतीय समाज दोनों अलग करके देखने में आपकी समझ बढ़ जाएगी। तो चलिए लगे हाथ यहीं पे हम समझ लेते हैं कि आखिर आधुनिक भारतीय समाज के मूल्य क्या है, मतलब आधुनिकता के मूल्य क्या है जो आज आज हमको देखने को मिलते हैं। तो आपको मालूम है कि जैसे परंपरागत भारतीय समाज का मूल्य था आपका धन प्रधान समाज, तो आज क्या धन प्रधान समाज नहीं, आज तर्क एवं विज्ञान आधारित समाज है, प्रधान समाज है। मतलब आज तर्क है। आज ये नहीं कोई बोलता कि इंद्र देवता वर्षा कराते हैं। आज सब जानते हैं कि वर्षा क्यों होती है, मानसून के कारण होती है। हर चीज क्या पीछे का एक विज्ञान है जिसका अध्ययन किया जाता है। तो आज तर्क एवं विज्ञान आधारित समाज है। अगर दूसरा देखा जाए तो पहले ईश्वर केंद्रित समाज था, आज नहीं, आज मानव केंद्रित समाज है। मतलब आज मानव मानव अपने को सर्वप्रथम समझता है, व्यक्तिवादिता बढ़ गई है। लोग अब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मतलब मतलब मानव मानव भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है, दिखावा बढ़ता जा रहा है। तो ये जो हमारा समाज है, ये एक मानव केंद्रित समाज है। उसके बाद जैसे मैंने बताया था सोपानी व्यवस्था, तो आज परंपरागत समाज में सोपानी व्यवस्था, लेकिन आज सोपानी व्यवस्था नहीं है। कोई ऊपर नीचे का क्रम नहीं है, आज सब स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता संविधान से, कानून से उसको स्वतंत्रता मिलती है। उसके बाद है समानता। समानता, कोई पराधीन नहीं है, आज सब समान है। पहले के समय क्या होता था कि जैसे परंपरागत भारतीय समाज में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति, जैसे ब्राह्मण है, तो अगर कोई कोई अपराध ब्राह्मणों से हुआ तो हो सकता है कि ब्राह्मणों को माफ कर दिया जाए या बहुत कम सजा दी जाए। वहीं अगर कोई शूद्र से अपराध हुआ, वही सेम अपराध हुआ, तो हो सकता है कि उस मामले में उसको मृत्युदंड भी मिले। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज समानता है, कानून में भी समानता है। कोई भी अपराध कोई करे, कैसा भी करे, हर को समान समान व्यवस्था से गुजरना होता है। उसके उसके बाद जैसे हम वहाँ देखे थे कि सामूहिकता है, आज सामूहिकता नहीं है। आज आपको पता है कि एकल परिवार की व्यवस्था बढ़ रही है, आज व्यक्तिवादिता बढ़ रही है। तो ये जो आपके सामने मूल है, ये है आधुनिक समाज के मूल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम ना जैसे हमारा जो टॉपिक शुरू किए थे हमने, क्या परंपरागत भारतीय समाज के जो लक्षण है, तो हम चलिए उस लक्षण के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो पहला लक्षण है आपके सामने वो है परंपरागत मूल्य व्यवस्था। तो चलिए इसकी हमने बात ही कर दी। ये पहला लक्षण है परंपरागत मूल्य व्यवस्था, जैसे सोपानिकता,
पराधीनता और सामूहिकता, इसकी मैं आपको समझा चुका हूँ। दूसरा है धर्म प्रधान समानता, तो ये तो आपको भी बस बता चुका हूँ कि भाई एक अलौकिक शक्ति में विश्वास करते थे, जिसके पीछे का कारण नहीं जान पाते तो उसको ईश्वर से जोड़ देते थे। मैंने वर्षा और इंद्र का उदाहरण देकर के समझाया। और जीवन से जुड़ी सारी क्रियाकलाप धर्म से आधारित थी, उसी उसी की समग्र व्यवस्था होती थी। उसके बाद है जैसे तीसरा है पुरुषार्थ। अब देखिए पुरुषार्थ क्या होता है, आपको मालूम है कि परंपरागत भारतीय समाज में जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए कि देखिए हर व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ही पालन करना है। इसके अतिरिक्त आपको इसमें नहीं सोचना है कि तर्क नहीं लगाना है, आपको करना है। जैसे धर्म धर्म का मतलब होता था नैतिक नियम। नैतिक नियम का मतलब होता है कि समाज ने जो नैतिक नियम स्थापित कर दी, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ, फिर आप कुछ दिन तक माँ बाप के साथ उनकी सेवा करें, उसके बाद आपको गुरुकुल भेज दिया जाएगा, तो अपने गुरुजनों के साथ विद्या ग्रहण करें। उसके बाद फिर आए तो आपका विवाह संस्कार करा दिया जाता था, फिर आप आर्थिक क्रिया गृहस्थ में जुड़ जाते थे। तो मतलब कुल मिलाकर के जो भी आप मतलब पुरुषार्थ में आपको बताया गया है, आपको हर समय समय पे उसका पालन करना है। तो धर्म का नैतिक नैतिक ज्ञान से आपको संबंध है। फिर उसके बाद अर्थ। अर्थ जब आपका भाई जब आपका नैतिक ज्ञान आप ज्ञानार्जन कर लें, उसके बाद आपको अर्थ 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 मतलब अर्थ पुरुषार्थ इसमें क्या होता था कि आर्थिक क्रियाकलाप करनी पड़ती थी। जैसे कि अगर जैसे कोई किसी का जैसे कोई खेती करता है तो खेती करे। जैसे उस समय वर्ण व्यवस्था चलती थी, तो हर का एक परंपरागत पेशा होता था। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा पूजा पाठ का काम करने लगा, कोई लोहार है तो उसका बेटा लोहारगिरी करने लगा। तो जो भी जन्मजात पेशा होता था उसी से संबंध से लग जाते थे, तो वही करते थे। उसके बाद काम जैसे गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद आपको काम मतलब होता है संतान उत्पत्ति करके और वैवाहिक जीवन जीना होता था। उसके बाद जब आपके आगे काम मतलब जब आपका पुत्र बड़ा हो जाता था और आप जब गृहस्थ आश्रम से बाहर आते थे, तो उसके बाद फिर आप मोक्ष के लिए प्रयास करने लगते थे अपने वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में। और ये जीवन का अंतिम लक्ष्य होता था, मोक्ष प्राप्त करनी। अब अब यहाँ पे लिखा है कि अर्थ व काम को धर्म के अनुसार करने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होता था। मतलब अगर आप अर्थ मतलब जो आर्थिक क्रिया और संतानोत्पत्ति कर रहे हैं वो धर्म के अनुसार होना चाहिए, मतलब नैतिक नियमों के साथ होना चाहिए, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा, नहीं तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो ये आपका तीसरा हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो चौथा है आपका ऋण और यज्ञ सिद्धांत। तो देखिए ऋण क्या होता है कि जैसे जीवन के आपके आपको बता दिए, जीवन के आपके लक्ष्य निर्धारित कर दिए पुरुषार्थ के द्वारा। तो अगर आपने पुरुषार्थ नहीं किया है तो आप पर ऋण चढ़ जाएगा। मतलब ऋण एक तरह से आपको पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप पर ऋण चढ़ जाएगा। और अगर ऋण चढ़ गया तो आपको ऋण उतारना पड़ेगा, और उसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा ऋण उतारने। जैसे कई सारे 3 यज्ञ जैसे कि देव यज्ञ है, पितृयज्ञ है, और भी कई सारे यज्ञ दिए हुए हैं। तो आपको मतलब कि पुरुषार्थ करना है और अपने आप को अपने ऋण को चुकाना है, तभी फिर आपको आगे चल करके मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अगर आप ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो फिर आपको यज्ञ करना पड़ेगा। तो यही है आपका ऋण और यज्ञ का सिद्धांत। तो यही दिया है कि ऋण पुरुषार्थ से जुड़ा है और यज्ञ जो है ये मुक्त होने की क्रियाकलाप है। और अगला है आपका जैसे कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो ये जो कर्म है ना दोस्तों, तो ये ना आपको मतलब कि पुरुषार्थ को नैतिक नियमों के द्वारा करने के लिए, मतलब आपको अधर्म से रोकने के लिए ये कर्म की व्यवस्था, कर्म का सिद्धांत लाया गया है कि भैया ये बोला गया कि भाई आप अधर्म कार्य करेंगे, पाप करेंगे, तो आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको दंड भोगना पड़ेगा, और आपको इसी जन्म में दंड भोगना पड़ेगा। और अगर आपने बहुत सारे बुरा काम किया है, पाप किया है, और अगर आप इस जन्म में दंड नहीं भोग पाते तो आपका पुनर्जन्म होगा और आपको उस जन्म में फिर दंड भोगना पड़ेगा। तो इसी तरह कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत आ जाता है कि अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा, फिर उससे आपका पुनर्जन्म होगा, फिर आप यही पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये कर्म का आपको समझ में आ गया। फिर आगे है संस्कार। तो देखिए संस्कार क्या होता है, संस्कार एक ऐसे कर्म कांड होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में नई जिम्मेदारियों को ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए कि यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, जनेऊ धारण कर लिया, फिर उसका विद्या आरंभ संस्कार हो गया, तो फिर गुरुकुल विद्या ग्रहण करने चला गया, फिर वही के शांत संस्कार हो गया, उसके बाद विवाह संस्कार हो गया, तो पत्नी की जिम्मेदारियां। तो मतलब कुल मिला के व्यक्ति को नई जिम्मेदारी देने के लिए जो कर्मकांड किए जाते हैं वो उसे संस्कार कहते हैं। और आपको मालूम है कि लगभग 16 संस्कार है।
उसके बाद है आश्रम व्यवस्था। तो देखो आश्रम व्यवस्था के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति व्यक्ति किस उम्र में कौन-सा काम करता है, यह आश्रम व्यवस्था निर्धारित करती है। तो आपको मालूम है कि मुख्यतः 4 आश्रम हैं, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो समय है वो 0 से लेके 25 वर्ष तक। और इसमें क्या करता है व्यक्ति, धर्म मतलब नैतिक नैतिक शिक्षा का ग्रहण करता है, ज्ञानार्जन करता है, नैतिक कर्मों का पालन करता है। ये सब जो काम करता है वो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद आपको मालूम गृहस्थ आश्रम, इसकी जो समय अवधि है वो है 25 से 50 वर्ष। इसमें व्यक्ति क्या करता है, इसमें व्यक्ति अर्थार्जन करता है, मतलब कि कोई आर्थिक या का काम, जीवन यापन का काम करता है। उसके अलावा अगर कोई उसकी सांसारिक सांसारिक दायित्व है तो वो सांसारिक दायित्व का भी निर्वहन करता है। उसके बाद है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ आश्रम जो है इसका जो समय है वे 50 से 75 वर्ष है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जैसे गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति घर में रहता है, तो वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति एकांत हो जाता है, घर से दूर, जैसे गाँव में कहीं झोपड़ी बना के रहने लगता है। और जब व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो तब तक उसका पुत्र बड़ा हो जाता है और वो गृहस्थ में प्रवेश कर जाता है। तो वानप्रस्थ आश्रम में वह एक तरह से अपने मतलब पुत्र को गृहस्थ की ट्रेनिंग भी देता है, और साथ में जैसे संन्यास आश्रम में 75 से 80 वर्ष है, तो इसमें व्यक्ति मतलब कि जन कल्याण के लिए कार्य करता है, सांसारिक कल्याण के लिए कार्य करता है, और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये सब करने के लिए सीखता है, तो वो भी अब वानप्रस्थ आश्रम में शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब उसके उसके बाद जो है हमारा अगला है 8th नंबर, वो है वर्ण व्यवस्था। तो देखिए वर्ण व्यवस्था दोस्तों क्या है। ये वर्ण व्यवस्था जैसे देखिए आपको मालूम है कि वर्ण व्यवस्था की जो जिक्र है वो आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था ये निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, मतलब एक तरह से ये कार्य करने की कैटेगरी डिसाइड करता है कि वर्ण व्यवस्था, जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। पर अब ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर, मतलब जैसे ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ये व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, मतलब एक डिवीजन ऑफ लेबर था कि भाई जो पूजा पाठ करवाता है वो ब्राह्मण होगा, जो कि कृषि कार्य करता है, व्यापारिक गतिविधियों से संलिप्त है, वो आपका वैश्य होगा। उसके बाद जो मतलब कि राजकीय कार्य से जुड़ा है, सेना में है, वो आपका क्षत्रिय होगा। उसके अलावा जो ऊपर के तीनों वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करता है, तो वो आपका शूद्र वर्ण होगा। तो ये एक तरह से आपका कर्म पर आधारित था वर्ण व्यवस्था। लेकिन कालांतर में बाद क्या हुआ कि जो वर्ण व्यवस्था है ये जन्म पर आधारित हो गई, मतलब जो जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा हो गया उसे बाद में वही कार्य करना होता था। तो बाद में जो आपकी वर्ण व्यवस्था है वो अति कठोर हो जाती है। उसके बाद जो अगली हमारी जो विशेषता है वो है जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था जो है ये अब कालांतर में, लगभग गुप्त काल की पीरियड की बात है ये, जब क्या है कि जब वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई, रिजिड हो गई, उसके बाद जब अंतरवर्णीय विवाह प्रचलन बढ़ा और उससे जातियां पैदा होने लगी, तो फिर ब्राह्मणों ने नए नए मतलब नए नए जो वर्ग पैदा होने लगे, तो ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था को स्थापित किया था। तो ब्राह्मणों ने इसमें ना कई सारे नियम स्थापित किए जाति व्यवस्था के तहत, मतलब उसको जाति व्यवस्था के तहत वर्ण व्यवस्था को अति कठोर बना दिया गया, जिसमें जिसमें बनाया गया कि जैसे कि मान लीजिए कि इसमें नियम के आधारित वर्ण व्यवस्था में सोपानिक व्यवस्था ला दी गई। कि जैसे पहले क्या था कि जैसे वर्ण व्यवस्था थी जो प्राचीन काल की थी, ऋग्वैदिक काल की थी, उसमें वर्ण व्यवस्था में सोपानिक व्यवस्था नहीं थी, सब बराबर अपना अपना काम करते थे, कोई असमानता वाला। लेकिन जब जाति व्यवस्था आ गई तो इसमें वर्ण व्यवस्था को सोपानिक व्यवस्था बना दिया कि ब्राह्मण सबसे ऊपर होंगे, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। उसके बाद जो जन्मजात पेशा कर दिया कि भाई लोहार जो लोहार है उसका लड़का लोहारगिरी ही करेगा, जो ब्राह्मण है उसका लड़का पूजा पाठ का काम ही करेगा। उसके बाद जन्मजाति सदस्य, पहले क्या था जैसे ऋग्वैदिक काल में होता था कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक परिवार है, तो उस समय क्या था कि मान लीजिए एक परिवार है तो उसमें मान लीजिए 4 सदस्य हैं, तो चारों का वर्ण अलग हो सकता है। मान लीजिए पिता खेती करता है तो वो वैश्य हो गया, मान लीजिए कि उसका पुत्र है वो पूजा पाठ करता है तो वो ब्राह्मण वर्ण का हो सकता है। ठीक है, उसकी माता घर
में जाकर के मान लीजिए झाड़ू पोछा या कुछ काम करती है, तो वो शूद्र वर्ग की हो गई। और मान लीजिए कि और कोई है, एक पुत्र है जो कि सेना में है, राजकीय कार्य है, तो क्षत्रिय। तो मतलब पहले के समय क्या था कि एक परिवार में 4 वर्णों के लोग हो सकते हो, कि वर्ण तो कर्म आधारित था। लेकिन जब जाति व्यवस्था आ गई तो वर्ण जो आपको वर्ण व्यवस्था उसको 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 जन्मजात कर दिया गया कि जिस वर्ण में जो व्यक्ति पैदा होगा उसे वही काम करना होगा। फिर मतलब कि मतलब आप जो मतलब कि वर्ण परिवर्तन था उसको पूरी तरह रोक दिया गया कि कोई वर्ण मतलब बदल कर दूसरे वर्ण में जा भी नहीं सकता था, जो कि पहले ऐसी व्यवस्था थी। उसके बाद है अंतर विवाह के नियम भी ला दिए गए कि भाई कि उच्च जाति का वर्ण निम्न जाति में, मतलब उच्च जाति का अगर कोई पुरुष है तो वो निम्न जाति की महिला से विवाह कर सकता है, लेकिन अगर कोई उच्च जाति की महिला है वो निम्न जाति के पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। ऐसा अंतर जाति कई सारे नियम ला दिए गए अपने आप, मतलब उच्च वर्ग को निम्न वर्गों से अलग करने के लिए। उसके बाद खान पान तक के नियम बना दिए गए कि भाई कौन किसके यहाँ खाना खाएगा, कौन किसके यहाँ का खान पान चलेगा, मतलब बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित कर दी गई। उसके बाद अगला देखिए दोस्तों, तो अगली जो परंपरागत भारतीय समाज की व्यवस्था है वो है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था को आपको मालूम है कि परंपरागत ये आपकी कृषि आधारित व्यवस्था थी, जो कि जाति पर कृषि आधारित व्यवस्था थी। अब वो भी जाति के आधारित, लगभग वैश्य लोग ही आपकी कृषि आधारित व्यवस्था करते थे। उसके बाद जो अगला है दोस्तों, अगली हमारी जो मुख्य विशेषता थी परंपरा, वो है विवाह एवं संयुक्त परिवार व्यवस्था। तो अब आपको मालूम है कि विवाह क्या होता है, तो आपको मालूम है कि समाज द्वारा स्थापित एक नियम संस्था है, मतलब जिसके द्वारा कोई भी युगल समाज से मान्यता प्राप्त करता है एक साथ रहने और प्रजनन करने के लिए। ये आपका हो जाता है विवाह। अब भाई विवाह की आवश्यकता किस लिए पड़ी, तो देखिए विवाह की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जैसे अगर व्यक्ति को संस्कार संस्कार कराना है, तो भाई अगर जो दो लोग विवाह करेंगे उसके बाद जब वो संतान उत्पत्ति होगी तो उसका संस्कार तो वही युगल करेगा। तो संस्कार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और पुरुषार्थ करने के लिए कि अगर भाई जैसे कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है वो विवाह नहीं करेगा तो गृहस्थ में आएगा ही नहीं। जब गृहस्थ में नहीं आएगा तो फिर वो वानप्रस्थ और संन्यास कैसे लेगा। तो संस्कार और पुरुषार्थ करने के लिए ये विवाह व्यवस्था स्थापित। उसके बाद है कई धार्मिक कृत्य थे, जैसे यज्ञ व्यवस्था करवा यज्ञ वगैरह करवाना है तो यज्ञ सारे आपके ब्रह्म वो गृहस्थ करवाते थे। तो सारे आपके धार्मिक कृत्य हो गए, इन सब के लिए आपके विवाह स्थापना की गई, विवाह नियम की स्थापना की। उसके बाद एक एक और नियम ला दिया गया कि जैसे क्या होता था कि मुखाग्नि देने का अधिकार सिर्फ पुत्र को दे दिया गया, कि अब जैसे कि और बिना मुखाग्नि के कोई मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो जैसे ये हुआ कि कोई मान लो पति पत्नी युगल है, उसका पुत्र हुआ, तो अब ये वो पुत्र अपने पिता को जब तक मुखाग्नि आग नहीं देगा तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ऐसी व्यवस्था ला करके इसकी आवश्यकता को पूरा किया गया। और आपको मालूम है कि इसी समय एक संयुक्त परिवार व्यवस्था भी चलती थी। संयुक्त परिवार, परिवार का मतलब होता है कि व्यक्तियों का वह समूह जो एक छत के नीचे रहता है, और वो विवाह संबंध जैसे पति पत्नी का विवाह संबंध, और रक्त संबंध जैसा कि बच्चों का अपने पिता माता पिता से होता है, तो रक्त संबंध से जुड़े होते हैं। तो विवाह व्यवस्था स्थापित करने का सबसे बड़ा जो कारण था वो था कि आत्मनिर्भरता थी नहीं, समाज मतलब गांवों में रहता था, एक दूसरे पर आधारित था कि कृषि कार्य कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई परिवार, तब कृषि कार्य में हैवी लेबर की जरूरत होती थी, तो कुल मिलाकर सब एक साथ ही रहते थे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी। ये संयुक्त परिवार व्यवस्था परंपरागत भारतीय समाज की मुख्य व्यवस्था है। उसके बाद जो अगला है दोस्तों वो है शिक्षा व्यवस्था। तो आपको मालूम है कि आज के जैसे आधुनिक शिक्षा तो थी नहीं, उस समय धार्मिक शिक्षा दी जाती है और मुख्यतः वेदों का पाठ पढ़ाया जाता था, और शिक्षा पर सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार था। अब कालांतर में तो व्यवस्था इतनी मतलब इतने ज्यादा रूढ़िवादी हो गई कि स्त्रियों और निम्न जातियों को तो शिक्षा से पूरी तरह वंचित कर दिया गया। आगे चलकर इनके मंदिर में भी प्रवेश पे भी कई सारी रोक तरह की लगा दी गई। ये सारी व्यवस्था परंपरागत समाज में थी। उसके बाद है जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था के बारे में पता है कि आपको पता है कि पहले राजनीति राजतंत्र स्थापित था, मतलब कि राजा का शासन होता था, प्रजा उसके आज्ञा का पालन करती थी, और राजा को देवतुल्य माना जाता था। दैवी सिद्धांत होता था कि राजा को शासन करने की शक्ति उसे भगवान से मिलती है और कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। तो ये सारी व्यवस्था हमें परंपरागत भारतीय समाज में देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा आज का ये परंपरागत भारतीय समाज की जो मुख्य विशेषता है ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अगली क्लास में हम फिर इसमें होने वाले परिवर्तन, आधुनिक समाज की फिर क्या विशेषता है आदि को पढ़ेंगे। अब आपको, अगर आपको ये लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।